जैसा कि आपको टाइटल में दिख रहा है, आज हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसको रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए इस मॉडल को रदरफोर्ड मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने बताया कि रदरफोर्ड साहब ने प्रयोग किया जिसको अल्फा कण प्रयोग नाम दिया गया। कैसे? देखो, एक लेड का पात्र लिया गया जिसमें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा गया। बाहर बताऊंगा रेडियो एक्टिव पदार्थ को ही क्यों रखा गया, ठीक है। और सामने एक सोने की पतली परत ली जिस पर अल्फा कणों की बौछार कराई गई। इन अल्फा कणों की उपस्थिति को देखने के लिए रदरफोर्ड साहब ने एक ZNS की परत लगाई। इस ZNS परत का कार्य क्या है? जो अल्फा कण इस पर आपतित होंगे, जो अल्फा कण इससे टकराएंगे, उनकी इमेज प्रतिबिंब बनाएगा। क्या? ZNS की परत। तो रदरफोर्ड साहब ने बताया कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ किन्हें कहते हैं ये बताओ। रेडियो एक्टिव पदार्थ उन्हें कहते हैं जिनके नाभिक से तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा कणों का स्वतः ही उत्सर्जन होता है। ये अपन नाभिक नामक चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये तो एटॉमिक फिजिक्स है। मैं अगला चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें अपन नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। जो रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाभिक होते हैं उनसे अल्फा बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन स्वतः ही होता है। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ इसलिए रखा गया ताकि अल्फा कण प्राप्त किए जा सके। सर, ये लेड का पात्र क्यों लिया? ये लेड का पात्र इसलिए दिया गया क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन सभी दिशाओं में होता है, लेकिन मुझे ये अल्फा कण एक निश्चित डायरेक्शन में चाहिए, एक निश्चित दिशा में चाहिए। तो इस प्रकार एक लेड का पात्र लिया। अब जो भी इस रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा कणों का उत्सर्जन होगा, वो अगर इधर जाएगा तो पार नहीं कर पाएगा इस पात्र को, इधर भी जाएगा तो भी नहीं कर पाएगा, इधर भी इधर भी। तो अल्फा कण, जितने भी अल्फा कणों का उत्सर्जन होगा, वो सभी अल्फा कण इसी रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। और ये कुल मिलाकर के इस प्रकार अल्फा कणों का एक पुंज प्राप्त होगा। इन अल्फा कणों की बौछार सोने की पतली परत पर कराई जाएगी। इस सोने की पतली परत पर ये अल्फा कण आपतित होने के बाद ZNS की परत से टकराएंगे, और ZNS की परत पर जहां पर भी टकराएंगे वहां पर इन अल्फा कणों का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जैसे कोई अल्फा कण यहाँ से आया, यहाँ पर चला गया, तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पर प्राप्त होगा? इस पर। इस प्रकार आया तो कुल मिलाकर के ZNS परत का कार्य क्या है? अल्फा कणों की डायरेक्शन को देखना कि अल्फा कण टकरा कहाँ पर आया, किधर, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो प्रयोग को समझते हैं। तो इसका भौगोलिक फिजिकल रूप समझने के लिए आपको इधर ध्यान देना होगा कि ये कोई सोने का परमाणु है। क्या है? परमाणु। अब मैं रदरफोर्ड साहब की प्रेक्षण समझाने जा रहा हूँ। ये मैं प्रेक्षण समझा रहा हूँ कि रदरफोर्ड साहब ने प्रयोग कैसे कैसे किए। तो रदरफोर्ड साहब ने जितने भी अल्फा कण उत्सर्जित किए, ये अल्फा कण सोने की पतली परत से अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। जो ये अल्फा कण सोने की पतली परत पर या सोने के परमाणु पर आपतित किए, इनमें से अधिकांश अल्फा कण, यानी कह सकते हैं कि 99% अल्फा कण सीधे ही गुजर गए। कुछ अल्फा कण इधर आए और इस प्रकार से विक्षेपित हो गए, यानी जो कुछ अल्फा कण है वो कुछ कोण से क्या हो गए? स्कैटर हो गए, यानी विक्षेपित हो गए। लाखों में से एक कण जिस रास्ते से गया
उसी रास्ते पर वापस लौट आए। तो ये रदरफोर्ड साहब ने परीक्षण किए कि जब सोने के परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार कराई गई तो अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अल्प कोण से विक्षेपित होते हैं और लाखों अल्फा कणों में से एकमात्र एक दो कण, कोई लाखों परमाणुओं में से अल्फा कणों में से एक कण जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते पर वापस आ जाता है। तो ये रदरफोर्ड साहब के परीक्षण है 3। आप लिख भी सकते हैं एग्जाम में कि जब अल्फा कणों की बौछार सोने की पतली परत पर या सोने के परमाणु पर कराई जाती है तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ये पहला परीक्षण हो जाएगा। दूसरा परीक्षण होगा कुछ ही अल्फा कण अल्प कोण से विक्षेपित होते हैं। तीसरा अगर परीक्षण लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं कि लाखों कणों में से, लाखों पार्टिकल्स में से एक दो पार्टिकल ही जिस रास्ते से गए उसी रास्ते पर वापस आ गए। अब ये तो रदरफोर्ड साहब के परीक्षण है। अब बात कर दीजिए। अब हम निष्कर्षों के बारे में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष क्या थे। निष्कर्षों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि निष्कर्ष क्या है। रदरफोर्ड ने पहला निष्कर्ष ही निकाला, जब अल्फा कणों की बौछार सोने के परमाणु पर कराएगी तो अधिकांश अल्फा कण यानी कहें तो 99% पार्टिकल्स सीधे ही निकल जाते हैं। तो उससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि थॉमसन जी ने परमाणु को कैसा बताया था, ठोस गोला, जो उसकी पहली कमी थी। और रदरफोर्ड साहब ने ये सिद्ध कर दिया कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो कैसा होता है, खोखला। ये खोखला किस आधार पर निष्कर्ष निकला कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, अधिकांश अल्फा कण परमाणु से सीधे निकल गए। ठीक है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ अल्फा कण अल्प कोण से विक्षेपित हुए थे यानी इन अल्फा कणों से थॉमसन जी ने बताया कि जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है वो कैसा होता है, धनावेशी। कैसा होता है, धनावेशी। कैसे पता चला सर कि ये धनावेशित होता है? अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। कि अल्फा कण क्या है, अल्फा कण कुछ नहीं है, हीलियम कण को ही क्या कहते हैं, अल्फा। और जो हीलियम से ये जो अल्फा कण होते हैं, ये अल्फा कण होते हैं धनावेशी। कैसे होते हैं, धनावेशी। और आपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में स्थिर वैद्युतिकी में ये पढ़ा होगा कि समान आवेशों के मध्य, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। जब ये अल्फा कण प्रतिकर्षित हुआ तो इसका निष्कर्ष क्या है, ये तभी प्रतिकर्षित हो सकता है जब ये तो पॉजिटिव है, पता है हमें ये कैसा है, पॉजिटिव। ये प्रतिकर्षित ये अल्फा कण तभी होगा जब ये वाला भाग कैसा होगा, धनावेशी। कैसा होगा, धनावेशी। इस प्रकार से रदरफोर्ड साहब का जो दूसरा निष्कर्ष था वो था कि परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है। तीसरा निष्कर्ष और समझेंगे। तीसरा निष्कर्ष बताया कि जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है, जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है वो अल्प आयतन में केंद्रित होता है। इसी का नाम रदरफोर्ड साहब ने नाभिक दिया। इसी अल्प आयतन वाले क्षेत्र को रदरफोर्ड साहब ने नाभिक नाम दिया। और इस प्रकार से नाभिक में प्रोटॉन की खोज हुई, जिसको किसके रूप में जानते हैं, धनावेश के रूप में। ये तो अपने रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष है।
पहला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कैसे होता है ये बता दिया, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। दूसरा निष्कर्ष था कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो कैसा होता है, धनावेशित। ये भी मैंने बता दिया धनावेशित क्यों होता है, क्योंकि अल्फा कण धनावेश है। और अगर वो अल्फा कण यहाँ पर आकर के प्रतिकर्षित हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई धनावेश रहा होगा, तो इसलिए केंद्रीय भाग कैसा होता है, धनावेश। इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज हो पाती है रदरफोर्ड साहब के द्वारा। तीसरा जो निष्कर्ष दिया था रदरफोर्ड साहब ने वो बताया था नाभिक के बारे में। जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है वो अल्प आयतन में सिर्फ इस आयतन में ही क्या होता है, केंद्रित। इसी का नाम रदरफोर्ड साहब ने नाभिक दिया।